हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के अभ्यारण्यों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। मेरा आपसे प्रॉमिस है पूरा वीडियो देखना। आज के बाद मध्य प्रदेश के अभ्यारण्यों से संबंधित कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं रहने वाला। बड़ा ही मार्क ओरिएंटेड टॉपिक है, याद रखना। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। यदि हम देखें वर्तमान में मध्य प्रदेश के कितने अभ्यारण्य हैं तो आप सूची देखोगे तो लगभग 31 अभ्यारण्य है हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश में। इसमें कुछ प्रस्तावित भी है जिसकी जानकारी आप लोगों को मैं उपलब्ध करा रहा हूं। याद रखना, इन 31 अभ्यारण्यों के अंतर्गत यदि हम देखें तो 3 घड़ियाल अभ्यारण्य है। सबसे पहले बात करें घड़ियाल किसे कहते हैं। याद रखना, यह भी एक प्रकार से जलीय जीव है जो लगभग यदि हम देखें मगरमच्छ के समान ही दिखाई देता है। उसका संरक्षण किया जा रहा है 3 अभ्यारण्यों के द्वारा और साथ ही साथ सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है मध्य प्रदेश के 2 अभ्यारण्य में। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, खरमोर पक्षी का भी संरक्षण मध्य प्रदेश के 2 अभ्यारण्यों में किया जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण हो जाता है गो अभ्यारण्य भी बनाया गया है। एक तो बन चुका है और दूसरा अभी प्रस्तावित है, इसके बारे में बात करेंगे। और एक महत्वपूर्ण देखेंगे कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है, एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जिसमें बाघ परियोजना वर्तमान में 2014 से संचालित की जा रही है, वह है रातापानी अभ्यारण्य। बाघ परियोजना बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। मध्य प्रदेश के कुल यदि हम देखें तो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, नीचे आ जाओ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, नीचे और आ जाए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और एक है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। एक और अभ्यारण्य अभी कहा, रातापानी अभ्यारण्य। इसमें भी 2014 से बाघ परियोजना लागू है, तो इनके बारे में बता दिया। अब एक क्वेश्चन बार बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। उद्यानों की बात कह रहा हूं, याद रखना। अब आप कुछ किताबों में देखोगे तो आपको 11 लिखा मिल जाएगा, किंतु यदि रिपोर्ट देखें तो कुल मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान 12 हो चुके हैं। 12वां राष्ट्रीय उद्यान है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो पहले अभ्यारण्य हुआ करता था। पालपुर कूनो अभ्यारण्य जो श्योपुर में था, उसे दिसंबर 2018 में काय में बदल दे दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान में बदला गया है। इस बात को भी याद रखना। और जब मैंने आपसे मध्य प्रदेश में वनों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा की थी, तब मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया जाता है। उसमें से एक आधार था शासकीय आधारित वन। उसमें हमने देखा था जो आरक्षित वन होते हैं उसमें हमेशा स्थापित किए जाते हैं क्या, राष्ट्रीय उद्यान। और जो संरक्षित वन होते हैं उसमें स्थापित किए जाते हैं अभ्यारण्य। इस बात को मत भूलना। और एक महत्वपूर्ण जो अभी मैंने आपको बताया
पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, उसमें एशियाई शेरों को गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से पुनर्वासित करने की योजना भी बनाई गई है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। संपूर्ण बातों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में चर्चा कर रहा हूं। अब यहां से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। जैसे पूछ लेता है, घाटी गांव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है और वहां पर किस पशु या पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। और साथ ही साथ कभी तो ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि बताइए इस अभयारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, वहां पर सबसे ज्यादा कौन सा पशु पाया जाता है या पक्षी पाया जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। संपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद मध्य प्रदेश के अभयारण्यों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, इसीलिए मैंने आपको मैप के माध्यम से सभी जिले वाइज संपूर्ण जानकारी जुटाने का निर्णय लिया है। तो बढ़ते हैं, हम सबसे शुरुआत कहां से करें, इसके पहले एक और क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में भी बता देता हूं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। उद्यान के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। इसी सेगमेंट से दोनों को कंबाइंड कर दिया जाता है और यहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ज्यादा बाघ इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और यदि देखें कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला अभयारण्य कौन सा है, तो याद रखना कान्हा किसली राष्ट्रीय अभयारण्य यदि हम देखें, जिसे 1933 में अभयारण्य का दर्जा दे दिया गया था। कान्हा किसली अभयारण्य मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य है, जिसे 1955 में मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसी के अंतर्गत कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंतर्गत बाघ परियोजना 1974 में लागू की गई थी। इन सभी जानकारी को याद रखना, आपको कहीं ना कहीं सभी चीजें एग्जाम में पूछे जाने वाली है। यदि संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात करें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है चीतल। यहां से भी क्वेश्चन बना है, न कि शेर पाए जाते हैं न कि बाघ पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा वन्य पशु यदि पाया जाता है तो चीतल पाया जाता है। ऊपर से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना और उसी के पास है भिंड। चंबल संभाग से शुरू करते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। चंबल संभाग में भी 3 जिले आते हैं, श्योपुर है, मुरैना है, भिंड है। यह जो मुरैना और भिंड है, इसी की सीमा पर स्थापित किया गया है कौन सा अभयारण्य, उसका नाम है चंबल अभयारण्य। और याद रखना, यह जो चंबल अभयारण्य है ना, यह मध्य प्रदेश का ही नहीं संपूर्ण देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य है। यहां से क्वेश्चन बना है। और एक बात याद रखना, यहां पर सिर्फ घड़ियालों का ही संरक्षण नहीं, मगरमच्छ का भी संरक्षण किया जा रहा है और गंगा डॉल्फिन का भी संरक्षण किया जा रहा है। इस बात को याद रख लो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यहां पर गंगा डॉल्फिन कैसे आ गई। जो डॉल्फिन होती है, जो भी मछली होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है, वह उल्टी भी चलती है। और यहां से यदि देखें, यमुना नदी गंगा के अंतर्गत जाकर मिल जाती है और जो डॉल्फिन है वह गंगा से यमुना में आई। और यमुना के अंतर्गत कौन सी नदी मिलती है, चंबल नदी मिलती है। उसी प्रकार से जो देखे डॉल्फिन कौन से नदी में आ गई,
चंबल नदी में आ गई, इसीलिए चंबल नदी पर किया जा रहा है डॉल्फिन का संरक्षण। अब इसका विस्तार यदि देखें कि जो चंबल अभयारण्य है इसका विस्तार कौन कौन से राज्यों में है, तो मध्य प्रदेश के 2 जिले कौन से, मुरैना और भिंड, राजस्थान का एक जिला धौलपुर और उत्तर प्रदेश का एक जिला इटावा, इसके अंतर्गत इसका विस्तार है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम कह सकते हैं यह सबसे बड़ा संपूर्ण भारत का घड़ियाल अभयारण्य है। अब यदि देखें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसका विस्तार है। और एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर एक प्रवासी पक्षी है जिसका नाम है डकलिन, इसी अभयारण्य में पाया जाता है। मैंने आपसे अभी कहा घड़ियालों का, मगरमच्छ का, डॉल्फिन का संरक्षण तो किया जा रहा है। भिंड में एक घाट है जिसका नाम है बटही घाट, इस घाट में कछुओं का भी संरक्षण किया जा रहा है। इस बात को नोट कर लो, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, याद रखना। अब नीचे आते हैं, बात करते हैं निवाड़ी के बारे में। निवाड़ी में कौन सा अभयारण्य है, उसका नाम है ओरछा अभयारण्य। और इसकी क्या खासियत है, इस अभयारण्य को पक्षियों का अभयारण्य कहा जाता है। यहां से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, बेतवा नदी इसी अभयारण्य से प्रवाहित होती है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बना है। और एक महत्वपूर्ण बात याद रख लो, यह जो निवाड़ी है ना, मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। और यदि देखें तो इसके अंतर्गत 3 तहसील आती है, एक तो स्वयं निवाड़ी, दूसरा एक ओरछा और एक आता है पृथ्वीपुर। अर्थात हम देखें तो ओरछा जो है पहले टीकमगढ़ के अंतर्गत, टीकमगढ़ से अलग हुआ ना निवाड़ी, उसके अंतर्गत यदि आप देखोगे पुरानी किताबों में ओरछा अभयारण्य आपको लिखा मिलेगा टीकमगढ़ जिले में, किंतु अब वह आता है निवाड़ी में। और आगे चले तो छतरपुर और पन्ना की सीमा पर क्या बनाया गया है, घड़ियाल अभयारण्य बनाया गया है। हम जानते हैं केन नदी की यदि बात करें तो कैमूर पहाड़ियों से यदि बात करें जिले की, तो कटनी जिले की रिठी तहसील से इस नदी का उद्गम होता है। केन नदी जो है ना, छतरपुर और पन्ना की सीमा का निर्धारण करती है। इन दोनों की सीमा पर बना दिया गया है केन घड़ियाल अभयारण्य। और एक महत्वपूर्ण बात, इस अभयारण्य में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। और एक सा कहा जाता है, एक विशेष तकनीक से गिद्धों की संख्या यहाँ पर गिनी जाती है। 1676 गिद्धों की संख्या पिछले दिनों में यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज की गई थी। और एक महत्वपूर्ण सर्वाधिक गिद्ध है, इसलिए उनका संरक्षण भी इसी अभयारण्य में किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, पन्ना के बारे में बात करते हैं। पन्ना में है गगऊ अभयारण्य। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली भैंसा का संरक्षण किया जा रहा है। किस अभयारण्य में, गगऊ अभयारण्य में। और एक महत्वपूर्ण बात यहां पर याद रख लेना, छतरपुर और जो पन्ना है ना, यहां पर कौन सा अभयारण्य अभी बताया, केन घड़ियाल अभयारण्य। इसी के अंतर्गत केन नदी पर पांडव जलप्रपात, गाथा जलप्रपात भी है। और एक महत्वपूर्ण बात याद रख सकते हो, आपको पता होना चाहिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 25 अगस्त 2011 को इसी अभयारण्य के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, रीवा के बारे में बात करते हैं। रीवा में कौन सा अभयारण्य है, बसामन मामा गो अभयारण्य। बसामन मामा का नाम सुना होगा, रीवा में इन्हीं के नाम पर एक मंदिर है। यहाँ पर बसामन मामा का मेला भी लगता है। बसामन मामा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार भी दिया जाता है। हमने चर्चा की थी, सभी वीडियोस देखना, तभी बातें आप लोगों को समझ में आने वाली है।
आगे यदि बढ़े तो याद रखना बसामन मामा गो अभ्यारण्य, इसमें गो माताओं का संरक्षण करने के लिए अभी यह अभ्यारण्य प्रस्तावित है। यदि पूरी तरीके से देखें तो आगर मालवा का कामधेनु गो अभ्यारण्य 2012 में इस कार्य के लिए शुरू कर दिया गया है। अब यदि आते हैं सीधी और सिंगरौली की सीमा पर बना है कौन सा अभ्यारण्य, जिसका नाम है संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य ऐसा कहा जाता है। वैसे तो याद रखना डुबरी अभ्यारण्य का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, संजय गांधी अभ्यारण्य कर दिया गया है। इसकी विशेषता क्या है, याद रखना यह जो अभ्यारण्य है ना समृद्ध जैव विविधता के लिए बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही फेमस है। और यदि बात करें तो इसका जो पोर्शन है ना बहुत सारा पोर्शन ऐसा कहा जाता है हमारे पड़ोसी राज्य कहां पर चले गया, छत्तीसगढ़ में चला गया है। और यहां पर यदि बात कर ले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की भी यदि यहां पर चर्चा कर ले तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का अविभाजित मध्य प्रदेश का कह सकते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहलाता था। यहां पर एक और है बगदरा अभ्यारण्य, कहां पर है तो यहीं पर मिल जाएगा आपको सीधी और सिंगरौली के अंतर्गत। इस बात को याद रखना। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, शहडोल की बात करते हैं। शहडोल में कौन सा अभ्यारण्य है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है शहडोल में। और याद रखना कौन सी सीमा पर है तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, सीधी और शहडोल की सीमा पर स्थापित किया गया है कौन सा अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। इसके बाद यदि देखें तो इसमें तो किया जा रहा है किसका संरक्षण, घड़ियालों का संरक्षण, मगरमच्छों का संरक्षण। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखना, यहां से क्वेश्चन बना है कि बताइए मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें सर्वाधिक प्राचीन केचुए की प्रजाति पाई जाती है, तो वह कौन सा है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। और यहीं पर है कौन सा अभ्यारण्य, पनपठा अभ्यारण्य। यह आता कहां पर है, उमरिया और शहडोल की सीमा पर स्थापित किया गया है पनपठा अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं दमोह में। दमोह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें है वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य। याद रखना यदि वीरांगना दुर्गावती जी की बात करें तो हम जानते हैं इनका संबंध मंडला से रहा था। मंडला का पुराना नाम गोंडवाना कहलाता है, मंडला का पुराना नाम। किंतु यह अभ्यारण्य कहां पर है, दमोह में है। इसी टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। यदि आप आ जाए यह क्वेश्चन तो आपको क्या लगेगा, रानी दुर्गावती से संबंधित सभी चीजें या तो जबलपुर में है या तो मंडला में है, आप इसे टिक कर दोगे। किंतु दमोह में है कौन सा, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य। इसको भी याद रख लेना। नीचे आते हैं, मंडला की बात करते हैं। मंडला में है फेन मिनीकोर अभ्यारण्य। यहां से क्वेश्चन बना है कि बताइए मंडला में कौन सा अभ्यारण्य है, फेन मिनीकोर अभ्यारण्य यहां पर स्थापित किया गया है। अब आते हैं नीचे, बात करते हैं सागर के बारे में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, नोरादेही अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ना मध्य प्रदेश का, इसलिए 1197.04 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत इसका एरिया है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण, इसमें कौन सी झील है,
चेओला झील इस अभ्यारण्य में उपस्थित है। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसका नाम है क्रोकोडाइल पॉइंट, इसी अभ्यारण्य में स्थित है। यहाँ पर भी नील गाय का संरक्षण किया जा रहा है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में दो ऐसे अभ्यारण्य हैं, एक है गांधी सागर अभ्यारण्य और दूसरा जो है नोरादेही अभ्यारण्य, जहां पर नील गाय का संरक्षण किया जा रहा है। अफ्रीका का एक देश है नामीबिया, यहां से चीतों को पुनर्वासित करने की योजना भी यहां पर बनाई गई है नोरादेही अभ्यारण्य में। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसको भी याद रखना, कभी कभी सन भी पूछ लेता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा होने के कारण आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, मोंगली पेंच अभ्यारण्य के बारे में। आता कहां पर है, छिंदवाड़ा और सिवनी की सीमा पर आता है मोंगली पेंच अभ्यारण्य। यहां से इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। हम जानते हैं मोगली लैंड के बारे में, रुडयार्ड किपलिंग एक है, उन्होंने एक किताब लिखी है द जंगल बुक, जिसमें मोगली से संबंधित कहानियों का वर्णन किया है। वह संपूर्ण वृत्तांत उन्होंने कहां पर लिखा है, इसी पेंच अभ्यारण्य में लिखा है। और यदि देखें तो इसका थोड़ा सा भाग आपको देखने के लिए मिलेगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर भी। आगे यदि आ जाए तो बात करते हैं होशंगाबाद के बारे में। होशंगाबाद भी बड़ा महत्वपूर्ण है। होशंगाबाद का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है जिसका नाम है बोरी अभ्यारण्य। और मैंने आपसे कहा था जिस समय हम मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, आपको बताया था सागौन के जो वृक्ष होते हैं सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में पाए जाते हैं। और यदि मध्य प्रदेश के किसी अभ्यारण्य की यदि बात करें तो कहाँ पर पाए जाते हैं, इसी बोरी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। एक जगह और पाए जाते हैं रायसेन में, सबसे ज़्यादा सागौन और सर्वोत्तम सागौन अर्थात अच्छी किस्म का सागौन मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में, बोरी अभ्यारण्य में पाया जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक बांस भी पाया जाता है। बांस के बारे में आप जान सकते हैं, एक प्रजाति होती है डेंड्रोकेलेमस स्टिक्स, बांस की यह प्रजाति संपूर्ण मध्य प्रदेश में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यदि मध्य प्रदेश के किसी जिले की बात करें जो बांस का सर्वाधिक उत्पादन करता है, वह जिला है बालाघाट। और एक महत्वपूर्ण बात, बोरी अभ्यारण्य जो है ना, यहाँ के जो जंगल है, देश का सबसे पुराना जंगल बोरी अभ्यारण्य का जंगल कहलाता है। संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूँ, एग्जाम में यदि पूछ ले कि देश का सबसे पुराना जंगल किस अभ्यारण्य का है, तो इसी बोरी अभ्यारण्य का है। ऐसा कहा जाता है जिस समय ब्रिटिश भारत हुआ करता था, उस समय अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहली वन नीति जो थी, वनों के संरक्षण के लिए जो योजना लाई गई थी, इसी बोरी अभ्यारण्य में लाई गई थी। बात करें पचमढ़ी के बारे में, पचमढ़ी तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। पचमढ़ी अभ्यारण्य इसी होशंगाबाद में आता है। पचमढ़ी के बारे में आपको पता है 1862 में इसकी खोज की गई थी फोर्सिथ के द्वारा। और यहाँ पर जैव आरक्षित क्षेत्र भी बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र 1999 में पचमढ़ी को बनाया गया। उसके 10 साल बाद यदि हम बात करें तो होता क्या है, उसे यूनेस्को के द्वारा अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। यदि पूछे सर्वाधिक कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो आंसर करना पचमढ़ी अभ्यारण्य। और गोर पक्षी जिन्हें इंडियन बाइसन के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ पर पाया जाता है, इसी पचमढ़ी अभ्यारण्य में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले
पहले रायसेन के बारे में। रायसेन में भी दो बड़े ही महत्वपूर्ण अभ्यारण्य हैं। सबसे पहला यदि देखें तो सिंधोरी अभ्यारण्य। इसकी खासियत यह है, यह प्रागैतिहासिक काल के महत्व के रूप में इसे जाना जाता है। इसी अभ्यारण्य में जामवंत गुफा, मृगेंद्र नाथ की गुफा और बरना बांध इसी अभ्यारण्य में मौजूद है। यहां से क्वेश्चन बना है किस टाइप का बरना बांध किस अभ्यारण्य में है, तो याद रखना सिंधोरी अभ्यारण्य में प्रागैतिहासिक काल का महत्व किस अभ्यारण्य के अंतर्गत दर्ज किया जाता है, तो इसी सिंधोरी अभ्यारण्य में। और जामवंत की गुफा, मृगेंद्र नाथ की गुफा किस अभ्यारण्य में है, तो इसी में है। यहां से क्वेश्चन बना है इसलिए रिपीट कर दिया। आगे आ जाओ, रातापानी के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने आपसे कहा संपूर्ण मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जिसमें बाघ परियोजना 2014 से टाइगर प्रोजेक्ट योजना लागू की गई है, वह है रातापानी अभ्यारण्य। उसके बाद में यदि देखें तो जो हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो लंगूरों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, इसी अभ्यारण्य में है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला तितली पार्क किस अभ्यारण्य में है, इसी रातापानी अभ्यारण्य में है। और इसी अभ्यारण्य से बेतवा नदी प्रवाहित होती है। रातापानी जो अभ्यारण्य है सीहोर और रायसेन की सीमा पर स्थापित किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, विश्व का सबसे बड़ा शैलचित्र जिसका नाम है भीमबेटका इसी रातापानी अभ्यारण्य के अंतर्गत उपस्थित है। आपको भीमबेटका के बारे में पता होगा, जिसकी खोज श्रीधर विष्णु वाकनकर के द्वारा 1957 में की गई थी और इसे यूनेस्को के द्वारा 2003 में शामिल कर लिया गया है। अब बात करते हैं बैतूल के बारे में। कालीभीत अभ्यारण्य है बैतूल में, बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है। काले भालू का और चीतों का संरक्षण मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है, कालीभीत अभ्यारण्य में किया जा रहा है। जब हमने मध्य प्रदेश के पर्वतों के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में, जिसमें हमने बात करी थी उसके मध्य भाग महादेव पर्वत के बारे में। उसी की एक चोटी है कालीभीत पहाड़ी या चोटी कह सकते हैं, उसी के अंतर्गत है कालीभीत अभ्यारण्य जो काले भालुओं के लिए और चीतों के संरक्षण के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और एक बात याद रख सकते हैं, यहाँ पर नीचे वाला पोर्शन आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का एक अभ्यारण्य है मेघराज अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश का कालीभीत अभ्यारण्य। इन दोनों को आपस में जोड़कर बाघ गलियारा बनाने की योजना भी बनाई गई है। नीचे आते हैं, बात करते हैं खंडवा की। खंडवा के अंतर्गत मंधाता और सुरमेनिया अभ्यारण्य प्रस्तावित है। मंधाता यदि देखें तो ओंकारेश्वर के बारे में आपने सुना होगा। मध्य प्रदेश के अंतर्गत दो ही ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है हमारा ओंकारेश्वर, एक है उज्जैन। उसी के पास में आता है मंधाता वाला एरिया, तो उसे और सुरमेनिया को बनाया जाएगा। क्या अभ्यारण्य बनाया जाने वाला है? देवास की बात करें, देवास में बड़ा ही महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है जिसका नाम है खिवनी अभ्यारण्य। यहाँ से बाल गंगा नदी का उद्गम होता है। इसी के पास में शंकर खो जलप्रपात जामनेर नदी पर बनता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए संपूर्ण जानकारी याद रखो। इसीलिए मैं आपको विस्तार पूर्वक प्रत्येक चीज को बता रहा हूँ। बात करते हैं इंदौर के बारे में। इंदौर में है राला मंडल अभ्यारण्य, संपूर्ण मध्य प्रदेश का
सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? रालामंडल अभयारण्य। और याद रखना इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो 2.34 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत फैला है। इसी अभयारण्य में देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया था 2017 में। और एक महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क किस अभयारण्य में खोला गया है? तो रालामंडल अभयारण्य में खोला गया है। अभी आपको बताया पहला तितली पार्क रायसेन के अभयारण्य रातापानी में खोला गया था। दूसरा यदि पूछ ले तो रालामंडल में। और मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य जीव संरक्षण वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहां पर है? तो इसी रालामंडल में है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। और इस नोरादेह के बारे में पढ़ा था, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए दोनों को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण अभयारण्य के बारे में, धार, जिसमें है सरदारपुर अभयारण्य। किस प्रकार से याद रख सकते हैं? धार के सरदार, इस प्रकार से याद रख लेना। और यहां पर किसका संरक्षण किया जा रहा है? खरमोर पक्षी का। और साथ ही साथ दूधराज का संरक्षण किया जा रहा है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बना है, देखिए सरदारपुर और यहां पर है धार। इस प्रकार से आप उसका देखो, एक प्रकार से साउंड भी आ रहा है। तो यहां पर है खरमोर और दूधराज का संरक्षण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अलीराजपुर के बारे में बात करते हैं। अलीराजपुर में कौन सा अभयारण्य है? कट्टीवाड़ा अभयारण्य है। और इस अभयारण्य की खास बात यह है कि इस अभयारण्य में एक आम की प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है नूरजहां आम। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, इसका जो वेट है, वजन है इस आम का 3 से 4 किलो का आम। इतना वजनी आम संपूर्ण भारत में कहीं नहीं पाया जाता। जो पाया जाता है वो हमारे कहां पर? कट्टीवाड़ा अभयारण्य, जिसका नाम है नूरजहां आम। और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस कट्टीवाड़ा अभयारण्य को और उसके आसपास के क्षेत्रों को जाना जाता है मालवा का कश्मीर के उपनाम से। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं, झाबुआ के बारे में बात करते हैं। झाबुआ में है मयूर अभयारण्य। यदि एग्जाम में पूछ ले कि सर्वाधिक मोर मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो आंसर टिक करना, कौन सा? मयूर अभयारण्य। ऊपर चलते हैं, रतलाम के बारे में बात करते हैं। रतलाम में है सेलाना अभयारण्य। किस प्रकार से याद रखे? रतलाम को कर दो रात, और रात में बच्चों को क्या करते हैं? सेलाकर सुला देते हैं। और बड़ा ही महत्वपूर्ण, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। सलीम अली, जिन्हें जाना जाता है बर्डमैन के नाम से, भारत के बर्डमैन कहलाते हैं सलीम अली। उसी प्रकार से टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं कैलाश सांखला। इसी सलीम अली के द्वारा यहाँ पर जो 89 पक्षियों की जो प्रजाति पाई जाती है, उस पर एक किताब भी लिखी गई है इनके द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नीमच और मंदसौर की सीमा पर कौन सा अभयारण्य है? तो याद रखना, गांधी सागर अभयारण्य है नीमच और मंदसौर की सीमा पर। ऐसा कहा जाता है चंबल नदी इस अभयारण्य को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण यह है कि नील गायों का और गिद्धों का संरक्षण इस राष्ट्रीय अभयारण्य के अंतर्गत किया जा रहा है। और इसे मैं राष्ट्रीय क्यों कह रहा हूं, याद रखना, इसका थोड़ा सा भाग राजस्थान में भी आता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय गांधी सागर अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर चलते हैं, इस आगर मालवा की बात करते हैं। आगर मालवा कामधेनु गो अभयारण्य 2012 में स्थापित किया गया
है आगर मालवा की एक तहसील है सुसनेर, उसी में। और याद रखना यह जो कामधेनु गो अभ्यारण्य है यह संपूर्ण विश्व का कह लो, संपूर्ण भारत का कह लो, या आप कह सकते हो संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे पहला गो अभ्यारण्य है जो 2012 में स्थापित किया गया था। अब बात करें राजगढ़ के बारे में। राजगढ़ में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। वहाँ पर हमने पढ़ा था जब हम मध्य प्रदेश की किलों के बारे में पढ़ रहे थे तो नरसिंहगढ़ के किले के बारे में भी हमने पढ़ा था। इसी अभ्यारण्य के पास में चिड़ी खो झील है। और याद रखना यदि पूछे मोरों का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहा जाता है तो इसी नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य को कहा जाता। तो मैंने आपसे कहा था सबसे ज्यादा मोर कहाँ पाए जाते हैं तो झाबुआ के मयूर अभ्यारण्य में। इस बात को भी याद रखना, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं पैराडाइज ऑफ पीकॉक्स के नाम से किस अभ्यारण्य को जाना जाता है तो राजगढ़ अभ्यारण्य को। यह जो अभ्यारण्य है यहाँ पर चिड़ी खो झील और साथ ही साथ इसका जो एरिया है उस सम्मिलित एरिया को कहा जाता है कश्मीर ए मालवा के नाम से। एग्जाम में पूछा गया है कश्मीर ए मालवा के नाम से किसे जाना जाता है, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य को जाना जाता है। और यदि पूछ ले मालवा का कश्मीर किसे कहते हैं तो किसे टिक करना है, अलीराजपुर के कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य को। इस बात को भी याद रख लो, कहाँ से कर दो कट्टीवाड़ा। और यदि कश्मीर ये नरसिंह किसके बारे में पूछ ले तो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य के बारे में तो कश्मीर ए मालवा ही टिक करना। ऊपर बढ़ते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, शिवपुरी के बारे में। शिवपुरी के अंतर्गत है करेरा अभ्यारण्य। और हमने देखा था इसी के अंतर्गत हमें एक किला भी देखने के लिए मिलता है जिसका निर्माण राजा नल के द्वारा कराया गया था। यहाँ पर क्या है तो याद रखना करेरा अभ्यारण्य है जिसमें सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। थोड़ा सा ऊपर चले जाओ ग्वालियर में है घाटी गांव अभ्यारण्य, इसमें भी सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। देखिए किस प्रकार से याद रखे, यह है शिवपुरी और यह है ग्वालियर, दोनों आसपास है। स्वाभाविक है यहाँ से क्या हो सकती है सोन चिड़िया यहाँ पर चली जाए और इस ग्वालियर से सोन चिड़िया शिवपुरी में आ जाए, अर्थात तो दोनों अभ्यारण्य में आना जाना कर सकती है। उसे तो नहीं पता कि वह किस एरिया में है, वह तो पक्षी है कहीं भी आना जाना कर सकता है। तो लगभग संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश के अभ्यारण्यों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक मैंने उपलब्ध करा दी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का यह टॉपिक पसंद आया होगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना। यदि आप लोगों को यह कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।